अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है बहुत से एटॉमिक मॉडल के बारे में। इसके पोस्टुलेट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग मेरा एम है। सो दैट्स व्हाई मैंने जो है बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया यूट्यूब को, तो मैंने फील किया, आई रियलाइज की ये चीज़ जो है कम कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग कम है। सो दैट्स व्हाई मैंने मकसद मेरा चैनल इसी बेस पे है, कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग। सो बहुत एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बाद जो है बहुत से एटॉमिक मॉडल नील बोहर ने दिया है। नील बोहर इसका नाम है, कब दिया है? 1913 में, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की हेल्प से इसने ये दिया है, एटॉमिक थ्योरी की है। कौन सी? बहुत एटॉमिक थ्योरी। तो इसके अगर हम बात करें इसके पोस्टुलेट्स की, ट्रांस क्वांटम यानी कि प्लैंक्स ने कब दिया था? 1900 में, ठीक है। इसने एक कांस्टेंट दिया है, आप जानते हो h इसका कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, बट h की वैल्यू आपने पढ़ी होगी 6.625 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻20 34। सो बेसिकली हमारा मकसद है बहुत से एटॉमिक मॉडल या बहुत से एटॉमिक थ्योरी को डिस्कस करना, इसके पोस्टुलेट्स को डिस्कस करना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो नंबर 1 पॉइंट इसका ये है, मैंने डायग्राम बनाई हुई है। किस एटम की डायग्राम है? कमेंट में बताएंगे स्टूडेंट्स। सो एक एटम की डायग्राम मैंने बनाई हुई है, ठीक है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी बनाए। सो बोहर का पहला पोस्टुलेट ये है कि जो एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है, around the nucleus in a circular path, electrons revolve around the nucleus in a circular path, और उस पाथ को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट। पहला पोस्टुलेट इसका ये था। अब यहाँ पे आपने याद रखना है, ऑर्बिट भी इसको कहते हैं इन सर्कुलर पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, तो ऑर्बिट भी कहते हैं, इनको हम शेल भी कहते हैं और इनको हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं। एनर्जी लेवल तो वेरी इंपॉर्टेंट जो है पोस्टुलेट्स हैं, बहुत मुश्किल होता है सर, लेकिन फील होता है। अगर आप एंड तक देखेंगे वीडियो को इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे। तो पहला पोस्टुलेट सिर्फ किसके बारे में है? ऑर्बिटल के बारे में, शेल के बारे में या एनर्जी लेवल, एक ही चीज को हम तीन नाम देते हैं। अब एनर्जी लेवल बेसिकली हम इनको क्यों कहते हैं? एनर्जी लेवल इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ये जो शेल है, पहला शेल, इसकी एनर्जी डिफरेंट होगी, दूसरा शेल जो है उसकी एनर्जी उसको डिफरेंट, यानी वो ऊपर वाले शेल की ज्यादा होती है, नीचे वाले की कम होती है। सेकंड पॉइंट में जाएंगे, आपको समझ आ जाएगी। सेकंड पॉइंट, सेकंड पोस्टुलेट इसका ये है कि ये जो एनर्जी लेवल्स हैं, एनर्जी लेवल्स को इसने कहा कि ये n = 1 2 3 up to so on, यानी कि ये पहला शेल है n = 1, ये दूसरा शेल है n = 2, इसको ऐसे कहते हैं। और ये इसने ये कहा कि हर लेवल की अपनी एनर्जी है, पहले लेवल की कम एनर्जी है, दूसरे लेवल की ज्यादा है, तीसरे लेवल की और ज्यादा एनर्जी। तो ये इनकी एनर्जी में डिफरेंस है। और इन लेवल्स को इसने नाम दिया, पहले को K, दूसरे को L, फिर M up to so on, इनको नाम दिया। दूसरा पोस्टुलेट, तीसरा पोस्टुलेट इसका ये है कि वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी लेवल में रहेगा ये ना ही एनर्जी लूज करेगा ना ही गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन नीदर लूज
nor gain energy as long as it remains in its shell. यानी कि जब तक ये अपने एनर्जी लेवल या शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है, एनर्जी ना ही लूज करेगा ना ही गेन करेगा। और कब लूज या गेन करेगा? देखिए, अब यहां पे मैंने कहा कि इस जो निचले लेवल की एनर्जी कम है, ऊपर वाले एनर्जी लेवल की एनर्जी ज्यादा है। सो इट मींस कि इसमें अगर इलेक्ट्रॉन हायर लेवल पे जाएगा तो एनर्जी ज्यादा है वहां, तो एनर्जी गेन करने पड़ेगी। और अगर इलेक्ट्रॉन जो है हायर लेवल से निचले लेवल में आता है तो यहाँ पे एनर्जी कम है, तो एनर्जी लूज करनी पड़ेगी। और इसको हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे E1, यहाँ पे लिखेंगे E2, सेकंड एनर्जी। जो दूसरी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी कितनी गेन करने के बाद उसकी एनर्जी क्या है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी गेन करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, लाइट की शक्ल में, या लाइट को ही हम रेडिएशन कहते हैं या फोटोन कहते हैं। फोटोन भी लाइट, फोटोन की शक्ल में या रेडिएशन एक ही बात है, एक ही तीन नाम है एक ही चीज के। उसकी शक्ल में ये एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को, हायर लेवल में जंप करेगा। इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से निचले लेवल में आना चाहता है तो एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ फोटोन या लाइट बाहर की तरफ फेंकेगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें एनर्जी का डिफरेंस, यहां पे E2, E1 कितनी एनर्जी इसने गेन की, या नीचे आने में कितनी एनर्जी इसने लूज की। हमने कहा जब नीचे आया एनर्जी फोटोन की शक्ल में बाहर फेंकेगा, लाइट चिंगारी की शक्ल में, लाइट की शक्ल में। जब ऊपर जाएगा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। सो इसके लिए हम डेल्टा E का मतलब चेंज इन एनर्जी, यानी कितना एनर्जी में चेंज आया। सो E2 चूंकि ज्यादा एनर्जी है, E2 ज्यादा में से कम निकालेंगे, E1 निकाला तो ये हमारे पास, हमने कहा कि बेसिकली एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिटेड जो है निकालेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, वो हमारे पास क्या है, रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ लाइट। सो लाइट को हम सनलाइट को h म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? h म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सो h हमारे पास क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, और म्यू हमारे पास है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, और h प्लैंक्स कांस्टेंट। नोट करते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। क्लियर है यहाँ पे तीसरा पोस्टुलेट। अगला पोस्टुलेट है हमारे पास नंबर 4। देखिए, इलेक्ट्रॉन हमने कहा रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। अब कोई भी बॉडी अगर मूव करता है तो वो स्पेसिफिक वेलोसिटी के साथ मूव करता है, उसकी कोई ना कोई स्पीड होती है जिसके साथ वो मूव करता है। अब जब कोई बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ मूव करता है तो इन दिस केस, इस टाइम हम इसको कहते हैं, देखिए कोई बॉडी मूव करता है, दैट इज मोमेंटम, वेलोसिटी के साथ मोमेंटम एक चीज आपने पढ़ी हुई, ये भी बेसिकली मूवमेंट होती है, ठीक है। अब जो बॉडी एंगुलर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है उसके लिए एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम MVR, यानी इसमें एक चीज नई ऐड होती है, R ऐड। R क्या है, बेसिकली रेडियस है, न्यूक्लियस और शेल के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको हम रेडियस कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से ये न्यूक्लियस है, यहाँ से पहले शेल तक कितना डिस्टेंस होगा, फॉर एग्जांपल मैं इसको नाम देता हूँ R1, और ये यहाँ से लेकर दूसरे शेल तक इसको R2 नाम देता हूँ। तो बेसिकली ये एंगुलर मोमेंटम है, यानी कि जो सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, किस स्पीड के साथ रिवॉल्व करता है, वो हमारे पास ये है एंगुलर मोमेंटम। तो इसने ये कहा, किसने, बोहर ने, कि जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम जो है MVR, ये किसके इक्वल होगा, NH/2π। अब आप सोच रहे होंगे कि एंगुलर मोमेंटम यानी कि जो जाविया थी वो किस स्पीड के साथ
इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। ये ऐसे सर्कुलर पाथ में एंगुलर मोमेंटम, इसकी अपनी एनर्जी होगी, अपनी मूवमेंट होगी, अपनी स्पीड होगी, इसकी अपनी स्पीड होगी। तो ये कहता है नील बोहर कि वो इक्वल है n h और 2 पाई। अब n क्या है? n is equal to 1 2 3, यानी कि नंबर 1 शेल, नंबर 2 शेल, नंबर 3 शेल, नंबर 4 so on। यानी कि जिस शेल के इलेक्ट्रॉन की आप स्पीड मालूम करना चाहते हैं उस शेल का नंबर आप फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि स्पीड के साथ वो इवॉल्व करेगा। आगे h क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू मैंने ये लिखी हुई है प्लांक्स कांस्टेंट h इज प्लांक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 6.625 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -34। तो ये आपने यहां पर पुट करनी है। उसके बाद 2 इज अ कोएफिशिएंट, पाई इज आल्सो अ कांस्टेंट, पाई दूसरा कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू है 3.14 या 22/7। इसकी वैल्यू पुट करें, साथ में n, अगर आप पहले शेल के इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम यानी कि स्पीड के साथ वो इवॉल्व कर रहा है वो फाइंड आउट करना है, तो आप n की जगह 1 पुट करेंगे, बाकी सारा सेम h 2 पाई से। अगर आपने दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम चेक करना है तो आप n की जगह 2 लगाएंगे, बाकी सब सेम h सेम 2 पाई सेम। अगर आप तीसरे का फाइंड आउट करना चाहते हैं n की जगह 3 लगाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं, अगला पोस्टुलेट है, इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट इसका वो ये है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इन अ सर्कुलर पाथ और इसके ऊपर लग रही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है, आउटवर्ड पुल भी हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से आउटवर्ड पुल भी अप्लाई हो रहा है किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर बाहर की तरफ एक फोर्स लग रही है जिसका ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो बॉडी को सर्कुलर पाथ में घुमा रही है, इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ में घुमा रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन है आउटवर्ड पुल भी हो रहा है इलेक्ट्रॉन को। फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन है वहां पे, ठीक है, ये घूम रहा है, साथ में बाहर की तरफ फोर्स भी लग रही है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है, मजे की बात ये है कि जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है साथ में अट्रैक्टिव फोर्स भी लग रही है, यानी न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रही है, ये दोनों फोर्सेस जो हैं इक्वल हो जाती हैं, ये दोनों फोर्सेस क्या हो जाती हैं? इक्वल हो जाती हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन नहीं बाहर जाता है। सो अकॉर्डिंग टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड पुल की वजह से इट शुड ये बहुत दूर जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स भी साथ साथ लग रही है। और अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, जो रदरफोर्ड ने कहा था, तो उसका जो डिफेक्ट है उसमें हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है अराउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे अट्रैक्ट कर रहा है इसको, तो इट शुड फॉल टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर गिरना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसकी वजह ये है कि इसके साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लग रही है और अट्रैक्टिव फोर्स अंदर की तरफ लग रही है, और ये दोनों जो है एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करते हैं, कैंसिल आउट द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। और यही वजह है कि ये इलेक्ट्रॉन नहीं बाहर जाता है ना ही न्यूक्लियस के ऊपर गिरता है, ये अपने एक सर्कुलर पाथ में घूमता रहता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि ये कंसेप्ट क्या है, जो बहुत से काम छुट्टी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई क्वेश्चन है या कहीं पर समझ नहीं आ रही है तो मैं अगेन दोबारा उसके लिए वीडियो बनाऊंगा, तो आपने कमेंट में जो है उस चीज़ का कमेंट करते हैं उस चीज़ के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और कोई चीज़ समझ ना आए तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।